नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। कोझिकोड में प्रधानमंत्री का पाकिस्तान पर पलटवार। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर होगा राजनीतिक प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री का संबोधन आज। नवाज शरीफ के आरोपों को भारत ने किया खारिज। कहा, उरी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने विदेश मंत्री पहुंची न्यूयॉर्क। आंध्र और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से स्थिति गंभीर। राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ। महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। सीरिया के अलेप्पो के हेंद्रात पर सेना का कब्जा। ताजा हमलों में 52 लोगों की मौत, कई घायल। खाद्य सामग्री और पानी का बढ़ा संकट। और सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को 6-6 से मात। 4 साल में 3 बार खिताब पर कब्जा। खबरें विस्तार से। कोझिकोड में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आज उरी हमले के मद्देनजर आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। बैठक में जम्मू कश्मीर के उरी में सेना के शिविर पर आतंकी हमला और उसमें पाकिस्तान की भूमिका पर चर्चा की जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें पार्टी के देश भर के शीर्ष नेता भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री दोपहर बाद बैठक को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल दहिया कोझिकोड से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विशाल, अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम है और किस विषय पर राजनीतिक प्रस्ताव पास होने की बात हो रही है? देखिए, आज जो राष्ट्रीय परिषद है अमृता, उसकी कहा जाए कि बैठक आज आखिरी दिन है और जो सभी डेलीगेट्स आए हुए हैं, लगभग 1800 के आसपास डेलीगेट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के। अलग अलग राज्यों से आए हैं, उनमें मुख्यमंत्री शामिल हैं, राज्यों के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल हैं और ये सब लोग आज स्वप्न नगरी यहाँ कोझिकोड में जहाँ इंतजाम किया गया है इस बैठक के लिए, वहाँ मौजूद हैं। अब से ठीक थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं अमित शाह, वो उनका ओपनिंग रिमार्क्स होंगे। उनके भाषण के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा और जैसा कि हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जब विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण होगा राजनीतिक प्रस्ताव, क्योंकि जो राजनीतिक प्रस्ताव पारित होगा उसमें न केवल पार्टी की जो जिसे कहा जाए स्ट्रेटेजी रहेगी राजनीतिक तौर पर आने वाले 1 साल में, उसका उल्लेख किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा जैसे कि उम्मीद की जा रही है और खासतौर पे कल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जो उन्होंने कल एक पब्लिक रैली में दिया था कल शाम यहाँ कोझिकोड में, उसके बाद उम्मीद ऐसी की जा रही है कि आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव में उसका भी जिक्र किया जाएगा। तो ये लगभग दोपहर बाद तक ये कार्यक्रम चलेगा और दोपहर बाद 3:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री के क्लोजिंग रिमार्क्स होंगे, जिसके साथ ही ये राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है इसका समापन हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया विशाल इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले पर पहली बार सार्वजनिक मंच से बोले। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। शनिवार को केरल के कोझिकोड रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में एक ही देश से आतंकवाद का निर्यात हो रहा है। उन्होंने पाकिस्तान पर एशिया को लहूलुहान करने का आरोप लगाया। साथ ही पाकिस्तान को गरीबी और अशिक्षा से लड़ने की सलाह भी दी। उरी हमले के बाद पहली रैली में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और पाकिस्तान पर सख्त लहजे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी देश के हुक्मरान आतंकियों का लिखा भाषण पढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान के नेता कश्मीर पर बात कर वहां की जनता को गुमराह कर रहे हैं और विकास से दूर ले जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे
कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए? क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, लेकिन एक देश इसमें रोड़ा अटका रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आतंकवाद एक ही जगह से निर्यात हो रहा है। कहीं भी जब आतंकी घटना होती है, इसके तार भी उसी देश से जुड़ते हैं। एशिया के अंदर जहां जहां आतंकवाद की घटनाएं घट रही हैं, हर देश एक ही देश को गुनहगार मानता है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत उरी में बलिदान देने वाले जवानों को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने में भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को इस बात पर लड़ना चाहिए कि कौन गरीबी और अशिक्षा को पहले खत्म कर सकता है। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, और देखें पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। बैठक के आखिरी दिन रविवार को प्रधानमंत्री इसे संबोधित करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की। जहां एक और उन्होंने भारत की जनता को ये बताया कि एनडीए सरकार आतंक के मुद्दे पर कमजोर नहीं पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सीमा पार भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि भविष्य में किसी भी आतंकी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, कोझिकोड। इस रैली में प्रधानमंत्री आतंकी हमले के तहत भी कई मुद्दों पर बोले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। प्रधानमंत्री का मानना है कि पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राम मनोहर लोहिया के चिंतन का देश पर खासा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को अपनी योजनाओं में शामिल किया है। प्रधानमंत्री ने यह साफ किया कि उनकी सरकार का लक्ष्य गरीबों का सशक्तिकरण है। किसान हो या कारोबारी हो, दिल्ली में बैठी हुई सरकार हर किसी को एम्पावर करने के लिए, हर किसी को एक नई ऊर्जा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया अवसर देने के लिए प्रयास कर रही है, और सारी योजनाएं समाज के सशक्तिकरण पर केंद्रित की गई है। शांति के बगैर समृद्धि नहीं आ सकती और शांति की राह में आज सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने न्यूयॉर्क में ये बातें कहीं। उन्होंने उरी आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के साक्ष्य मौजूद हैं। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दुनिया भारत के रुख से सहमत है। दुनिया अब उस बात को समझने लगी है और कह रही है कि हाँ, हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि हम ईमान से कह रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी से कह रहे हैं, हम सबूत के बेसिस पे कह रहे हैं, और हम यकीन के बेसिस पे कह रहे हैं कि हमें वाकई एक ऐसा देश और ऐसा दुनिया चाहिए जिसमें हम सब मिलकर तरक्की करें, एक दूसरे पे हम जंग ना करें। और ये बात जो है ये लाजमी है कि दुनिया इस बात को समर्थन करेगी। विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं। यहां वो सोमवार को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगी। माना जा रहा है कि वो आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगी। इधर भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र में कोई समर्थन नहीं मिला और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगी। वो सीमा पर आतंकवाद और इसमें पाकिस्तान की भूमिका पर
जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रखेंगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि आतंकवाद पर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उन्होंने कहा कि महासभा में अब तक 130 देशों ने अपनी बात रखी है। इसमें से एक देश को छोड़कर किसी ने कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया। The issues of interest to India are now on top of the international agenda. As far as Pakistan is concerned, they have not got any support from anyone in the United Nations General Assembly. भारत ने कहा कि 90% देशों ने आतंकवाद को बड़ी चिंता बताया है। सैयद अकबरुद्दीन ने समर्थन के लिए इन देशों को धन्यवाद भी जताया। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय मंचों पर भी भारत को आतंकवाद पीड़ित देश माना गया और एकजुटता दिखाई गई। अकबरुद्दीन के मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ व्यापक समझौते पर भी तेजी से काम हो रहा है। The CCIT, as it is called, is the Comprehensive Convention on International Terrorism. We launched it in 1996. There has been enormous forward movement, except for one paragraph which is now left. उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दावा किया कि उरी हमला कश्मीर से ध्यान भटकाने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान ने अगले महीने भारत में लगने वाली व्यापार प्रदर्शनी भी रद्द कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने राफेल डील की शर्तों को लेकर सवाल उठाए हैं और करार की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि अगर इसमें विमान की तकनीकी देना शामिल नहीं है तो यह देश के लिए महंगा सौदा साबित होगा। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने इसे मेक इन इंडिया अभियान के लिए झटका बताया है। राफेल विमान सौदे पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद कांग्रेस ने खरीद की शर्तों और रक्षा तैयारियों पर सवाल उठाया है और करार की कॉपी सार्वजनिक करने की मांग की है। There was a provision, condition that technology transfer is a must. I understand there is no condition like that. This will cost us very heavily. पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा कि यूपीए सरकार ने जब राफेल डील पर बातचीत शुरू की थी उसमें 50% ऑफसेट का प्रावधान था। इसके अलावा 18 लड़ाकू विमानों को फ्रांस में बनाया जाना था और बाकी विमानों का उत्पादन भारत में ही होना था। लेकिन इस डील में मेक इन इंडिया अभियान को दरकिनार कर दिया गया है। ए.के. एंटनी ने केंद्र सरकार से वायुसेना में विमानों की कमी पूरा करने की योजना के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया गया था, जिसकी वायुसेना को सख्त जरूरत थी। You can't compare UPA government's times price and now. This spreading of inspired news is not correct. वायुसेना के लिए अभी 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन उसके पास केवल 32 स्क्वाड्रन ही हैं और 2022 तक ये घटकर 22 स्क्वाड्रन तक हो जाएंगे। ऐसे में विमानों की कमी को सरकार किस तरह से दूर करेगी? भारत और फ्रांस के बीच शुक्रवार को 36 राफेल लड़ाकू विमान का करार हुआ है, लेकिन कांग्रेस को यह सौदा पूरी तरह से फ्रांस की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। विरासत में इन दिनों हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में गजल को आम आवाम तक पहुंचाने वाले जगजीत सिंह की दास्तान। सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता। शादी करने के बाद भी ये हमारा जिंगल का सिलसिला चालू रहा। 19-20 लैंग्वेजेस में गाते थे हम, नेपाली, शिपाली, तमिल, तेलुगु, एवरीथिंग। बात निकलेगी तो फिर दूर चलक जाएगी। जगजीत सिंह की जो बात निकली 70s में तो फिर दूर चलक गई। अनफॉरगेटेबल्स कभी फॉरगेटेबल हुआ ही नहीं। दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी थिंग। म्यूजिक का शक्ल बदल दिया। गजलों का अगर कोई सुपरस्टार था तो वो था जगजीत सिंह। आहिस्ता आहिस्ता
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बारिश से बेहाल हैदराबाद और रंगारेड्डी जिलों में सेना को उतारा गया है। एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने को कहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी गुंटूर के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वे किया। दोनों राज्यों में बाढ़ से अब तक 13 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हैदराबाद के कई हिस्सों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। घरों में पानी भर गया है, सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं और फसलें तबाह हो गई हैं। हैदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, वारंगल, करीमनगर और खम्मम में हालात ज्यादा खराब हैं। गुंटूर बाढ़ से बेहाल है। हालात को देखते हुए सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को कई इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और प्रशासन को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए। आंध्र में हो रही बारिश को 23 सालों में सबसे खतरनाक बारिश बताया जा रहा है। Rainfall up to 24 centimeters rainfall was in Guntur district, in the highest from 20 years in the history. Around 41,000 hectares, cotton, paddy, chilies, red gram, that type of all type of crops, 41,000 hectares is damaged from rainfall. वहीं तेलंगाना में भी कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से कई मकान जलमग्न हैं और सड़कें धंस गई हैं। लोग जान बचाने के लिए छतों पर रहने को मजबूर हैं। एनडीआरएफ की टीम को भी तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर सामान्य से भारी बारिश की आशंका जताई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में भी बारिश से हालात खराब हैं। लोग छतों पर प्रशासन से मदद का इंतजार कर रहे हैं। घरों में पानी भर जाने से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि ये जो बारिश का पानी है, एटलीस्ट बारिश शुरू होने के पहले ये जो सफाई वगैरह का कार्यक्रम है वो पूरा होना चाहिए। क्योंकि हर तरह हम चले ठीक है, हमारे यहाँ क्या है कि हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं उनके यहाँ पानी उनके घर में घुस रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में देरी से हुई बारिश का लोगों ने स्वागत किया है। सूखे से जूझ रहे लातूर में लोग राहत की उम्मीद जता रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश से कोंकण और मराठवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी जल मुद्दे पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार के एक विशेषज्ञ समिति बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका आरोप है कि छत्तीसगढ़ नदी पर निर्माण नहीं रोक रहा। राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने महानदी पर चर्चा का जवाब देते हुए ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह के पैनल ओडिशा के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए विशेषज्ञ समिति में प्रतिनिधि भेजने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी ने मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में सदन से वॉकआउट किया। मराठा क्रांति मोर्चा के बैनर तले पूरे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय आज पुणे में शांति मार्च निकालेगा। शनिवार को नासिक में हुए रैली में लाखों लोग शामिल हुए और कलेक्टर को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि कोपर्डी गांव में नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही SC/ST कानून में बदलाव और मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग शामिल है। यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, लेकिन इतनी भारी तादाद में लोगों का आंदोलन से जुड़ने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और वो जो आरक्षण है एट्रोसिटी का, उसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हम सब इधर जमा हो गए हैं। कोई भी समाज का आदमी हो जो लड़कियों पे अत्याचार करता है, उसे जल्द से जल्द कोई न कोई शासन होना चाहिए। उससे कड़ी से कड़ी सजा अगर होती है तो आगे चलकर कोई भी आदमी इस तरह का गुनाह नहीं करना चाहिए। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने एयरसेल मैक्सिस करार में मलेशिया के 2 नागरिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। टी आनंद और AR मार्शल इस मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के साथ आरोपी हैं। साथ ही अदालत ने इस मामले में मारन बंधुओं और उनकी कंपनियों के खिलाफ मामले को मलेशिया के इन दोनों नागरिकों से अलग कर दिया है। CBI का कहना था कि मलेशिया के नागरिकों के पेश होने में देरी से सुनवाई में दिक्कत आएगी। CBI ने मलेशिया के नागरिकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग की थी।
सीबीआई ने इस मामले में 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर रखा है। और भारत के स्कैटसैट-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। PSLV-C-35 सोमवार सुबह 9:12 पर स्कैटसैट-1 समेत 8 उपग्रहों को लेकर जाएगा। ये पहला मौका होगा जब PSLV 2 अलग-अलग कक्षाओं में उपग्रहों को प्रक्षेपित करेगा। स्कैटसैट का वजन 377 किलो है। ये समुद्र और मौसम से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। वहीं PSLV के साथ अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया के 5 उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जाएंगे। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों के 2 शैक्षणिक उपग्रह भी छोड़े जाएंगे। और सीरिया में सरकारी सेना ने अलेप्पो शहर के उत्तर में विद्रोहियों के हिंदरात शिविर पर कब्जा करने का दावा किया है। सरकारी सेना के आगे बढ़ने के अभियान में इसे पहली सफलता माना जा रहा है। विद्रोहियों ने यह आरोप लगाया है कि सरकारी सैनिक उनके कब्जे वाले इलाकों में भारी गोलीबारी कर रहे हैं। इस बीच रूस और सीरिया की सेना ने विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। ताज़ा हमलों में 52 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए हैं। पिछले हफ्ते से जारी युद्ध विराम टूटने के बाद उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में भारी हवाई हमले हुए। इससे युद्ध पीड़ित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने और पीने के पानी की सप्लाई ठप हो गई है। इराक के उत्तरी शहर तिक्रित में आतंकवादियों ने गोलीबारी की। आत्मघाती हमले में 12 लोग मारे गए, जबकि बड़ी तादाद में लोग हताहत हुए। इस शहर को पिछले साल IS के कब्जे से छुड़ाया गया था। किसी भी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन IS इराक में आम लोगों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगातार हमले करता रहा है। और अब खबरें खेल जगत से। कानपुर टेस्ट का चौथा दिन है। टीम इंडिया ने इस मैच पर पकड़ मजबूत कर ली है। इससे पहले तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 159 रन बना लिए हैं। इस तरह से भारत की कुल बढ़त 215 रनों की हो गई। मुरली विजय 64 और चेतेश्वर पुजारा 50 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले न्यूजीलैंड की पहली पारी शनिवार को 262 रनों पर सिमट गई। इस तरह से भारत को पहली पारी में 56 रनों की बढ़त मिली। न्यूजीलैंड ने कल 1 विकेट पर 152 रन से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन भारतीय फिरकी के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। टीम इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट और अश्विन ने 4 विकेट चटकाए, जबकि उमेश यादव को 1 विकेट मिला। कीवी टीम से कप्तान विलियमसन ने सबसे ज्यादा 75 और टॉम लॉथम ने 58 रनों की पारी खेली। भारत ने पहली पारी में 318 रन बनाए थे। और भारतीय खिलाड़ी वेलावन सेंथिल कुमार ने कुआलालंपुर में हुए अंडर-19 एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। उन्होंने जॉर्डन के मोहम्मद अल सरास को 12-14, 9-11, 11-6, 11-8, 11-7 से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया। रवि दीक्षित ने 2010 में यह ट्रॉफी जीती थी। सेंथिल कुमार ये खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने जोड़ीदार के साथ पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्रेकोवा ने चीन की चेन लुयांग और झाओशुआन येंग की जोड़ी को सीधे सेटों में मात दी है। टोक्यो में खेले गए मुकाबले में सानिया बारबोरा ने 6-1, 6-1 से अपने नाम ये खिताब किया। सानिया बारबोरा का एक साथ ये तीसरा टूर्नामेंट था। पिछले महीने इस जोड़ी ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब जीता था। हालांकि इस जोड़ी को अगस्त में अमेरिकी ओपन के क्वार्टर फाइनल से बाहर होना पड़ा था। सानिया मिर्जा पिछले 4 साल में तीसरी बार पैन पैसिफिक ओपन का खिताब जीतने में कामयाब रहीं। इससे पहले सानिया ने 2013 और 2014 में ये खिताब जीता था। अभिनेता निर्देशक फिरोज खान का जन्मदिन है। आज ही के दिन बेंगलुरु में जन्मे फिरोज खान का फिल्मी सफर करीब 50 साल का रहा। उन्होंने धर्मात्मा, जाबाज, कुर्बानी, दयावान और
आरजू जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आदमी और इंसान के लिए उन्हें श्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बतौर कलाकार फिरोज खान ने 2007 में आखिरी फिल्म द वेलकम दी थी। अभिनय के साथ साथ उन्होंने फिल्म निर्माण में भी हाथ आजमाया और वहां भी कामयाबी ने उनके कदम चूमे। उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। 2009 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रेम पुजारी वो होता है छोटे भाई जो प्यार को भगवान समझे। तुम तो रोज भगवान बदलते रहते हो। क्या करूं भाई साहब, भगवान ही इतने कि एक से दिल नहीं भरता और उसके फल में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। अभी तुम प्यार को खेल समझते हो छोटे भाई। जिस दिन सच्चा प्यार हो जाएगा, प्यार के सही माने समझ आ जाएंगे तुम्हें। कुमार साहब, खतरों से वो लोग डरते हैं जिन्हें जिंदगी प्यारी होती है। मैं तो खतरों से खेलना अपनी जिंदगी समझता हूँ। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दिस टाइम आई मे नीड इट। गुड लक। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम प्यार से प्यारी हो, तुम जान हमारी हो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कोझिकोड में प्रधानमंत्री का पाकिस्तान पर पलटवार। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा पर होगा राजनीतिक प्रस्ताव पास। प्रधानमंत्री का संबोधन आज। नवाज शरीफ के आरोपों को भारत ने किया खारिज। कहा, उरी हमले में पाकिस्तान के खिलाफ पुख्ता सबूत। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने विदेश मंत्री पहुंची न्यूयॉर्क। आंध्र और तेलंगाना में बारिश और बाढ़ से स्थिति गंभीर। राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ। महाराष्ट्र के कोंकण और मराठवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। सीरिया के अलेप्पो के हेंद्रान पर सेना का कब्जा। ताजा हमलों में 52 लोगों की मौत, कई घायल। खाद्य सामग्री और पानी का बढ़ा संकट। और सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी ने जीता पैन पैसिफिक ओपन का खिताब। फाइनल में चीन की जोड़ी को 6-1, 6-1 से मात। 4 साल में 3 बार खिताब पर कब्जा। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत।